दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी का दोस्तों। और ईवीएस में आज हम लोग बेहतरीन 100 प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे जो कि आपका आगामी 31 जनवरी 2021 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और इस कम समय में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि मैक्सिमम जिनका चांस रहता है परीक्षा में आने का। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को दोस्तों, जो कि होगा आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी का बेहतरीन 100 धुआंधार प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पर्यावरण अध्ययन में कह रहा है कि पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं। दोस्तों पर्यावरण के मुख्यतः भौतिक या अजैविक घटक, जैविक संगठक तथा ऊर्जा संगठक जो है ये 3 घटक होते हैं पर्यावरण के। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी। तो दोस्तों आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में पाता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर की भूमिका थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। तो जो प्रौद्योगिकी मानव होते हैं यानी कि जो कंपनी जो चलाते हैं वो जो मानव है वो सबसे ज़्यादा पर्यावरण का विध्वंसक उनको माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण का होता है आपका इसी से। जो भी कारखाना कंपनी होता है जिसमें धुआं धक्कड़ बहुत सारे कचरे निकलते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न कर रहा है कि कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। तो दोस्तों पशुपालन जो है ये मानव को सामूहिक जीवन यानी कि एक साथ जीवन जीने की कला को सिखाया है पशुपालन ने। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न कर रहा है कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। दोस्तों खेती की सबसे ज्यादा पुरानी प्रणाली झूम कृषि होती है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका अगला छठवां प्रश्न कर रहा है कि विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहां पर प्रचलित है। तो दोस्तों विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में अभी भी झूम खेती की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सातवां प्रश्न, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किससे प्रदान की गई है। दोस्तों मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजल को दिया जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है। दोस्तों मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता यानी कि किस मौसम में वो काम कर सकता है दोस्तों, तो 25 डिग्री सेल्सियस में मनुष्य सर्वाधिक काम कर सकता है और 60 डिग्री आर्द्रता पर जो है वो बेहतर काम कर सकता है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई। दोस्तों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। 10वां प्रश्न, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव जो हुआ वो आपका औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ हुआ था पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव। 11वां प्रश्न कर रहा है कि अपक्षय कैसी प्रक्रिया है। दोस्तों अपक्षय भूमिकीय प्रक्रिया यानी कि अपक्षय जो होता है ये आपका भूमि के अंदर होता है दोस्तों, ये भूमि की प्रक्रिया है अपक्षय। 12वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक 1965 से 1974 का जो समय था 9 साल का 10 साल का, इसी को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न कर रहा है कि ओजोन स्तर के चरण का पता सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था। दोस्तों ओजोन स्तर के चरण का पता सबसे पहले जोसेफ फरमैन 1985 इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा लगाया गया था ओजोन स्तर के चरण का पता। नेक्स्ट आपका 14वां प्रश्न कर रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी CFC के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को CFC और नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपका 15वां प्रश्न कर रहा है कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का बुकिलन USA जो शहर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न कर रहा है कि मेघ बीजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मेघ बीजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न, अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। 18वां, हिमालय के सहारे बजे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों हिमालय के सहारे बसे नहीं बजे नहीं बसे है,
तो दोस्तों हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूस्खलन का प्रमुख कारण मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश के कारण दोस्तों ये हो रहा है भूस्खलन। 19वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है टेनेसी नदी को। 20वां प्रश्न भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृत है। दोस्तों भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी 1940 यूएसए की जो है वो परियोजना अनुकृत है। 21वां प्रश्न विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी है। विश्व का सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदियां हैं क्रमशः यलो नदी जो कि चीन में है और गंगा नदी भारत में है। ये दो ऐसी नदियां जो सबसे ज्यादा अवसाद ढोती हैं, अवसाद का परिवहन करती हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। दोस्तों उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। 23वां प्रश्न मिस्र किसकी देन है। दोस्तों मिस्र जो है वो आपका नील नदी की देन है। 24वां पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला 25वां प्रश्न किस नदी को बिहार का शोक की उपमा दी गई है। दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह कहीं से भी आ जाता है, इसका कोई अता पता नहीं रहता है, कभी भी आ जाता है ये नदी पानी और कहीं भी किधर किसी भी रास्ते में बह जाता है, जिधर भी आता है उधर बाढ़ आ जाती है, तो उसी को कहा जाता है बिहार का शोक। 26वां प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी। दोस्तों भोपाल गैस कांड जो हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जो गैस है इसी के कारण ये जो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से बहुत सारे लोगों को जाने गई थी इस घटना में, तो इसी को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट यूपी टेट में आ चुका है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई। दोस्तों जैसे भारत में ये आपका हुआ था भोपाल गैस कांड, उसी तरीके से चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में। यहां भी ऐसे ही दुर्घटना हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मरा था। नेक्स्ट 28वां प्रश्न कह रहा है कि 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है। दोस्तों 3 माइल आइलैंड दुर्घटना जो है यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 में पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। यह घटना 3 माइल आइलैंड दुर्घटना। 29वां प्रश्न धारणी या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों धारणी या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 ईस्वी में थे। 30वां प्रश्न अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। दोस्तों अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग 2002 में जो है वो आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका अगला 31वां प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। दोस्तों अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था IUCN यानी कि इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस सन में। दोस्तों किस सन में द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की किस शहर में। दोस्तों संख्या नहीं है, यहाँ पर गलत है। 32 नंबर के प्रश्न दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में किस सम्मेलन में के द्वारा प्रदान की गई। दोस्तों तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट 33वां प्रश्न कर रहा है कि धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता है। 34वां प्रश्न भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। दोस्तों भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा है। ये तीनों ऊर्जाएं जो है वो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 35वां प्रश्न धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। दोस्तों धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मुख्य विषय है। नेक्स्ट आपका 36वां प्रश्न करा कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। 37 नंबर पर अगला प्रश्न राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है।
38वां प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को छाता विधान या अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न, रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहां आयोजित हुआ था? दोस्तों रियो+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। 41वां प्रश्न, शांत घाटी अवस्थित है? दोस्तों शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों आपका 42 नंबर पर अगला प्रश्न, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वेटलैंड दिवस को आर्द्र दिवस भी कहते हैं। तो दोस्तों आर्द्र दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसको अंग्रेजी में वेटलैंड बोलते हैं, हिंदी में आर्द्र दिवस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका 43 नंबर पर अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 किस संरक्षण से संबंधित था? तो दोस्तों रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 जो है ये वनों से संबंधित सम्मेलन था। नेक्स्ट आपका 44 नंबर पर अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? दोस्तों भारत में गुजरात राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर अगला प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? दोस्तों जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र अनुवांशिक विभिन्नता का क्षेत्र है। 46 नंबर अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण है? दोस्तों जलवायु परिवर्तन का कारण है हरित गृह पर प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण, इसी की वजह से जलवायु परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर पर अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियन के द्वारा किया गया था। 48वां प्रश्न, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? दोस्तों 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थन प्राप्त यूएन का मौसम परिवर्तन समझौता 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना यानी कि चीन। नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न कर रहा है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? दोस्तों मानव की कृषि जो है वो जलवायु से सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित होती है, सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान होता है अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो। नेक्स्ट 51 नंबर पर अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः अवस्थित है? दोस्तों ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 52 नंबर पर अगला प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी से तकरीबन 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर अगला प्रश्न, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है? दोस्तों ओजोन बायोस्फीयर को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। 54 नंबर पर अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हो सकता है? दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट 55 नंबर पर अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस आपका हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 56 नंबर पर अगला प्रश्न, फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों फ्रीज में मेफ्रॉन गैस जो है वो फ्रीजों में भरी जाती है। नेक्स्ट आपका अगला 57 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है, पर्यावरण अध्ययन में वैज्ञानिकों की किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो दोस्तों वैज्ञानिकों की ब्रिटिश टीम ने यानी ब्रिटिश देश के वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा पता लगाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर, सबसे पहले पता लगाया था कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का जो है वो क्षरण हो रहा है, छिद्र हो रहा है। नेक्स्ट आपका 58 नंबर पर अगला प्रश्न, ओजोन परत का निर्माण सर्वाधिक है? दोस्तों ओजोन परत का निर्माण सबसे ज्यादा है अंटार्कटिका के ऊपर। 59 नंबर अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 किसके रक्षण से संबंधित है? दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जो जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर होते हैं उन्हीं को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है वो उनकी रक्षा की जाती है, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आपका 60 नंबर पर अगला प्रश्न करें, किसने तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? तो दोस्तों GW कैटमूर ने जो है तिब्बत के पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था। 61 नंबर पर अगला प्रश्न पूछ रहा है पर्यावरण अध्ययन में कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21% है। 62 नंबर पर अगला प्रश्न, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? दोस्तों वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है आपका मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आपका 63 नंबर अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है। तो मिजोरम जो राज्य है उसमें उसके क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। 65 नंबर अगला प्रश्न, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों। वनों से ढका हुआ क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपका पश्चिमी घाट में होता है, यानी कि वनों से सबसे ज़्यादा वो क्षेत्र ढका हुआ है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका 66 नंबर अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः सुंदर वन में दोस्तों पाई जाती है। 67 नंबर पर अगला प्रश्न, नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है दोस्तों। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि, इसी की वजह से जो है वो बंजर होते जा रहे हैं नागालैंड के पर्वत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका 69 नंबर अगला प्रश्न, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। विश्व के वन्य जीव भारत में 5% पाए जाते हैं। 70 नंबर अगला प्रश्न, WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है दोस्तों। WWF का प्रतीक जायंट पांडा जो है ये आपका WWF का प्रतीक है, सिंबल है। 71 नंबर अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था दोस्तों। चिपको आंदोलन मूल रूप से वनोन्मूलन के विरुद्ध था दोस्तों, यानी कि वनों को काटने से रोकने के लिए ये आंदोलन चालू किया गया था, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट आपका 72 नंबर अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 73 नंबर अगला प्रश्न, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है दोस्तों। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट आपका अगला 74 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन पीटर्सबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट आपका 75 नंबर अगला प्रश्न, पेड़ पौधों एवं जंतु में सर्वाधिक विशेषता है दोस्तों। पेड़ पौधों एवं जंतु में सर्वाधिक जो विविधता है और विशेषता है ये उनका है, पेड़ पौधों एवं जंतु में उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वन की विविधता और विशेषता होती है। नेक्स्ट आपका 76 नंबर अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 77 नंबर अगला प्रश्न 77, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगला 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। 79 भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 80 नंबर अगला प्रश्न, बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है। बेतला पार्क आपका बिहार में स्थित है। 81 नंबर अगला प्रश्न, 5 मौसमों का बाग स्थित है। 5 मौसमों का बाग आपका महरौली के समीप स्थित है। 82 नंबर अगला प्रश्न, भारत में हाथी प्रजनन की शुरुआत हुई दोस्तों। भारत में हाथी प्रजनन की शुरुआत 1992 में हुआ था। 83 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। 84 नंबर पर अगला प्रश्न, अभ्यारण्य या सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है दोस्तों। अभ्यारण्य या सेंचुरी काजीरंगा जो है ये आपका राइनो के लिए जाना जाता है। 85 नंबर पर अगला प्रश्न कर रहा है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। एक सींग वाला गैंडा आपका पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। 86 नंबर पर अगला प्रश्न, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है दोस्तों। सरिस्का एवं रणथंभौर जो है ये आपका बाघ के लिए संरक्षित है। 87 सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे, यानी कि पशु पक्षियों पर उनका जो है वो शोध करते थे। अगला 88 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है। भारत का प्रथम तितली उद्यान आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। 89 नंबर पर अगला प्रश्न, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने संरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 संरक्षित क्षेत्र हैं। 90 नंबर पर अगला प्रश्न, पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है दोस्तों। पानी जो है हाइड्रोस्फीयर के पास तीनों रूपों में, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पानी पाया जाता है हाइड्रोस्फीयर में।
नेक्स्ट आपका 91 नंबर पर अगला प्रश्न, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जलमंडल वाला है दोस्तों? तो 70% क्षेत्र जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, यानी कि पानी है 70% पृथ्वी पर। 92 नंबर पर अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS है, जो कि मुंबई में है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 93 नंबर पर अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति संरक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय वनस्पति संरक्षण BSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर अगला प्रश्न, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? दोस्तों दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है थाईलैंड जो देश है, ये सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक और निर्यातक है। 95 नंबर पर अगला प्रश्न, भारतीय प्राणी संरक्षण ZSI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय प्राणी संरक्षण ZSI की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। 96 नंबर पर अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है? जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 97 नंबर पर अगला प्रश्न, पनबिजली किस श्रेणी में आती है? दोस्तों पनबिजली जो होती है ऊर्जा के अक्षय स्रोत की श्रेणी में आती है। 98, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है? दोस्तों जलता हुआ कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर को छोड़ता है, मुक्त करता है। 99 नंबर पर अगला प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य के जीवन की जीने में मदद करने में सक्षम है, इसको स्थल मंडल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका 100 नंबर पर आखिरी प्रश्नों का पर्यावरण अध्ययन के इस बेहतरीन ताबड़तोड़ 100 प्रश्नों की श्रृंखला में वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव आपका बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बेहतरीन 100 प्रश्न यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के धुआंधार लगातार समाप्त हुए, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे आगामी CTET 31 जनवरी की परीक्षा के लिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल एग्जाम चैनल पर आपका CTET, UPTET और सभी राज्यों की टेट परीक्षाओं का लगातार तैयारी कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।